गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की सुबह से हम एक नया शुरुआत करेंगे और जानेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। राज्य क्या होता है और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले राज्य का डिफिनेशन। राज्य क्या होता है, जिसमें एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का एक ऐसा समूह या संगठित समुदाय जिसकी अपनी एक सरकार होती है और जो संप्रभु होता है। तो इस डिफिनेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक निश्चित भूभाग की बात की गई है, इसमें एक निश्चित एरिया, जैसे हम भारत में रहते हैं, इसमें राज्य हैं। जैसे यूपी में देखें तो यूपी का एक अपना एक आकार है, एक निश्चित भूभाग है जिसे हम राज्य कहते हैं। तो वही यहाँ बात किया गया है कि निश्चित भूभाग हो, जिसका एक निश्चित भूभाग हो, मतलब एक एरिया हो, उसी को आप राज्य कहते हैं। उसमें भी मतलब एक पहला पॉइंट है, एक निश्चित भूभाग हो। आगे देखते हैं, पर रहने वाले लोगों का एक ऐसा संगठित समुदाय, मतलब वहाँ एक जनसंख्या निवास करती हो, जो जनसंख्या निवास करती हो। संगठित समुदाय मतलब एक समूह में रहती है और मिलजुल के। तो यहाँ पे वही जिक्र किया गया है, पर रहने वाले लोगों का एक ऐसा संगठित समुदाय है जिसकी अपनी एक सरकार होती है और वहाँ के जो लोग होते हैं एक सरकार का चुनाव करते हैं, जो अपने ही बीच से किसी का वो चुनाव करते हैं जो इन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आगे देखते हैं, और जो संप्रभु होता है, जो ये शब्द संप्रभु है, चले इसको समझते हैं। संप्रभु का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं, चाहे आंतरिक हो या बाहरी दबाव से आप मुक्त हैं। जैसे कि ये संप्रभु शब्द को और अच्छे से डिफाइन करें तो आप अपने राज्य में अपने लोगों के लिए कोई भी कानून बनाते हैं तो आप पे किसी और बाहरी शक्तियों का दबाव नहीं है। और इस जो सरकारें होती हैं, ये नियम कानून जो भी बनाती हैं वो स्वयं अपने लोगों के लिए बनाती हैं और इस नियम कानून पे किसी अन्य देश या अन्य शक्ति का कोई दबाव नहीं होता है। तो फिर से एक बार और देख लेते हैं राज्य का डिफिनेशन। एक निश्चित भूभाग, आपको समझाया है, जिसका एक निश्चित आकार हो, जैसे कि यूपी का आकार है स्टेट का, पर रहने वाले लोगों से ही तो राज्य का निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे अभी देखेंगे। उसके बाद से एक ऐसा संगठित समुदाय जिसकी अपनी एक सरकार होती है और जो संप्रभु होते हैं। सरकार के बारे में बताया ही कि अपने ही लोग अपने ही बीच से किसी नेता का चुनाव करते हैं जो इन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखते हैं आगे, राज्य के 4 अनिवार्य तथ्यों के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखेंगे कि इसमें राज्य के लिए क्या अनिवार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य के लिए ये है कि उसका एक निश्चित भूभाग हो। जैसे यहाँ ये कोई बात नहीं, पहले जनसंख्या लिख दिए, कोई बात नहीं, चलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले निश्चित भूभाग हो, उसके बाद से ही जनसंख्या के बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें जो निश्चित भूभाग है, ऊपर भी इसका जिक्र किया गया है, वही है सेम, कि जब किसी भी राज्य के निर्माण
के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी राज्य है उसकी एक सीमा हो, वहाँ पे नदियाँ हों, जल भूमि जितनी भी हैं, और ये क्या बोलते हैं जंगल हो, ये सारे मिलके एक एरिया का निर्माण करते हैं। सारे पहाड़ वाल सारे चीज़ें आ जाएंगी, एक निश्चित भूभाग के ये अंदर आ जाती हैं। भौगोलिक सीमाएं भी आएंगी, आपकी राजनीतिक सीमाएं भी आएंगी, सब आएंगी निश्चित भूभाग में, ठीक। और जनसंख्या के बारे में तो बताया ही। जनसंख्या का मूल कंसेप्ट है, देखिए, जब मानव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पे, तो उस समय आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि मानव एकाएक करके इस धरती पे आए। जैसे कि पहला मानव के बारे में हम जानेंगे तो होमो सेपियंस एक मानव की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। उसमें उसके बाद ही धीरे धीरे समय बीतता गया और मानव की यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती गई। उसके बाद ही ये सब चीज़ें आई। उसके बाद से समूह बना, समूह से ज़्यादा लोगों का धीरे धीरे ज़्यादा लोग हो गए। उसके बाद एक जनसंख्या बन गई और निश्चित भूभाग के बारे में समझा दिए। और सरकार, तो ये लोग थे, तो ये हुआ कि इनके बीच किसी भी चीज़ को लेके विवाद न उत्पन्न हो, उसको सुलझाने के लिए एक सरकार का कंसेप्ट लाया गया। क्योंकि उस समय की बात है जब मानव शिकार करता था, तो उस समय ये होता था कि कोई भी शिकार किया जाता था तो उसमें आपसी लोगों में शिकार को लेके मतभेद ना हो, उसके लिए एक नियम हो कि कोई भी शिकार करे और वो शिकार कोई भी करे उसका वितरण सब में हो। इसके लिए लोगों ने एक सरकार, मतलब एक अपने ही लोगों के बीच में से किसी एक नेता का चुनाव किया और उसे अपना राजा माना और उसके आदेशों का पालन करना शुरुआत किया। जैसे कि जो सरकार शब्द है वहीं से उसका निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है, कह सकते हैं। और वही इस शासन व्यवस्था के बारे में सब कुछ समझाता था। लेकिन यहाँ जो सरकार की बातें की गई हैं वो और आगे की चीज़ें हैं। काफ़ी वर्ष बाद जब सरकार की ये निर्माण हुई तो इसमें ये हुआ कि एक ऐसा सरकार जो अपने लोगों के लिए कानून बनाए और नियम बनाए और सारे चीज़ों से मुक्त हो, कोई बाहरी प्रेशर ना हो इस पर। उसके बाद से संप्रभुता के बारे में देखते हैं। संप्रभुता वो है जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि किसी भी आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं होता है। आप कोई भी कानून बनाएं और उनको लागू करें अपने लोगों के लिए, उस पर किसी बाहरी देश का प्रेशर नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ के लोग, अपने लोग चुनाव किए हैं आपका, आप उनके नेता हैं, तो आप जिस प्रकार के कानून बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यही होता है संप्रभुता। ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि आप ये जान लें दो चीज़ें इसमें, आंतरिक और बाह्य दबाव से आप मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपने कानून बनाने के लिए, अपने लोगों के लिए। ते संप्रभुता है। उसके बाद से आगे हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और आगे की चीज़ें हैं जिसमें प्राचीन दार्शनिक लोग अपने अपने सिद्धांत दिए और माने कि राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार हुई होगी। उसमें से कुछ सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। एक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है और दूसरा सामाजिक समझौता के सिद्धांत और बल का सिद्धांत और एक विकासवादी सिद्धांत और एक और सिद्धांत मान सकते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत भी है, जिसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे और देखेंगे क्या हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में सबसे पहला दैविक का सिद्धांत आता है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति एक ईश्वर के द्वारा किया गया है और ईश्वर ही का
ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजा हुआ करता था जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता था और उनका देखभाल करता था। यानी ये मूलतः ये कह सकते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई उसका निर्माण ईश्वर ने किया और एक राजा बनाया जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। वो आदेश देता था और लोगों को पालन करना पड़ता था। तो बेसिकली यही है दैवी सिद्धांत में, ज़्यादा कुछ है नहीं कि कैसे ईश्वर ने इनका निर्माण किया। और आप ये भी देखेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति में जो वो सिद्धांत दिया गया है, आप उसमें चाहे महाभारत से देखें या गीता में देखें, कैसे ब्रह्मा जी के मुख से और उनके एक बाजुओं से कह सकते हैं और उनके क्या बोलते हैं, एक जांघ होता है वहाँ से और पैरों से किस तरह हुआ, जैसे मुख से ब्राह्मण और एक कंधे से होता है, इससे क्षत्रिय, और क्या बोलते हैं जांघ से वैसे जो बिजनेस करते हैं, और शूद्र पैर से तो उत्पत्ति। तो एक इस तरह आप जान सकते हैं। उसी प्रकार दैवी का उत्पत्ति का सिद्धांत दिया राज्य के बारे में और बताएं कि ये राज्य का मूलतः निर्माण ईश्वर ने किया है और उनका ही प्रतिनिधित्व राजा करते हैं और राजा ही राज्य के देखभाल के लिए होते हैं और वो कानून बनाते हैं। दूसरा सिद्धांत देखते हैं, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये सिद्धांत ये मानता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसके बाद से एक बार ये तो है नहीं कि एक ही बार 1 करोड़ लोग आ गए, नहीं, 1 2 3 करके ऐसे धीरे 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 संख्या इनकी बढ़ती गई। और इसमें देखेंगे कि जब लोगों की संख्या बढ़ी, आपसी मतभेद बढ़े, अपनापन उनके अंदर आया, आलस आया, लालच आया, जिसके वजह से ये हुआ कि आपसी लोगों में मतभेद न हो, उसके लिए क्या वही सामाजिक वो क्या बोलते हैं समाज हो जिसमें लोग रहते हैं। तो ये हुआ कि हम क्यों ना एक समझौता कर लें या अपने बीच से ही किसी को एक राजा चुन लें जो ये निर्णय करेगा कि किसी के साथ गलत हो या सही हो, उसका निर्णय कौन करेगा, तो वो राजा करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांत को ही मान सकते हैं ये राज्य की उत्पत्ति में, क्योंकि इनका मानना ये है कि धीरे धीरे आपसी लोगों में मतभेद हुआ, उसके बाद से अपनापन और एक तरह से परिवार बढ़ी, रक्त संबंध जैसे चीज़ें आई, जैसे पिता पुत्र, उसके सगे संबंधी, उसके बाद से लोग अपने में आपसी समझौता किए और एक राज्य का निर्माण किए, जिसमें एक राजा का चुनाव किए जो इन लोगों का नेतृत्व करता था। उसके बाद से एक बल का सिद्धांत भी आता है जो कि ये मानता है कि शक्तिशाली, उस समय भी लोग तो शक्तिशाली हुए होंगे, कुछ लोग कमज़ोर, कुछ लोग शक्तिशाली हुए होंगे। तो उसमें ये माना गया कि जो बलशाली लोग थे, ताकतवर लोग थे, अपने से कमज़ोर लोगों पे अपनी शक्ति जमाने के लिए, अपना हक जमाने के लिए एक राज्य का निर्माण किया और उसमें सर्वोच्च पदों पे खुद को रखा और नीचे कमज़ोर लोगों को रखा और उन पे अपनी तानाशाही की। तो ये बल का सिद्धांत है जो जोर ज़बरदस्ती से राज्य का निर्माण करके और अपने से जो कमज़ोर हैं उन पे शासन करना, उनका क्या बोलते हैं उनका शोषण करना, ये सब चीज़ें। और उसके बाद से आगे विकासवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक सिद्धांत है, इसमें ये माना गया कि जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते गए इस पृथ्वी पे, तो उसके बाद से धीरे धीरे उनके बीच मतभेद ना हो और क्या कहते हैं, धीरे धीरे विकास हुई, उनकी मानसिक और शारीरिक राजनीतिक सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। उसके बाद से ये राज्य की उत्पत्ति हुई। तो ये क्रम से हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। और इसके बाद से एक और सिद्धांत आता है, वो मार्क्सवादी का सिद्धांत।
तो मार्क्सवादी का मूलतः सिद्धांत ये कहता है कि जो स्वर्ण वर्ग थी या जो शक्तिशाली लोग थे, वो अपने से कमज़ोर लोगों पे अपना शक्ति जमाने के लिए ही राज्य का निर्माण किया। और क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी ये भी मानते हैं कि मूलतः ये राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका वर्ग संघर्ष की रही। जो वर्ग कमज़ोर थी वो अपने हक को पाने के लिए एक राज्य का निर्माण किया, उसमें एक सरकार का निर्माण किया जो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाए और देख सके। तो ये मूलतः मार्क्सवादी सिद्धांत ये थी। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये मुझसे पढ़ के अच्छा लगा होगा। बाकी कल के लिए भी आप आइएगा समय से, और मैं कल इसके बारे में जिक्र करूँगा। कल का एक क्लास रहेगा राज्य और राष्ट्र और देश में मूलतः अंतर क्या है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।